हाय फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा आप सभी को किसी फास्ट ट्रैक बैच में स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 से 1909 तक बताया था। तो 1858 में मैंने बताया था कि जो गवर्नर ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको ख़त्म करके वायसराय ऑफ इंडिया का पोस्ट लेकर आ गया और फिर दो पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया। जो डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो पोस्ट था, वो दोनों को ख़त्म करके एक नया पोस्ट को लेकर आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो डायरेक्ट पार्लियामेंट मेंबर थे ब्रिटेन के, वो यहाँ का रिपोर्ट पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में भेजते थे। तो पावर जो है, एक और इसमें इम्पोर्टेंट 1861 में हमने देखा, जो उसमें एक्ट था, उसके तहत हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो उसमें सेंट्रलाइजेशन का जो स्कीम चल रहा था 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत, उसको ख़त्म करना स्टार्ट हो गया 1861 ईस्वी के हिसाब 1861 ईस्वी के काउंसिल एक्ट में। वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो गया। उसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, आपको मीन्स उनको कानून बनाने का अधिकार वापस कर दिया गया। तो ये आपको लास्ट क्लास में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो पढ़ाया गया था। फिर एक मॉर्ले मिंटो एक्ट पढ़ना था, वो 1919 ईस्वी के जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो था कॉम्युनल एक्ट जिसको बोला जाता है, वो मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कॉम्युनल। तो क्योंकि मॉर्ले और मिंटो जो थे, मिंटो वायसराय ऑफ इंडिया था उस समय 1909 में, उसने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग से इलेक्शन की व्यवस्था कर दिया गया, उनका इलेक्टोरेट अलग कर दिया गया। इसमें होता क्या था कि मुस्लिम जो उम्मीदवार थे उनको सिर्फ मुस्लिम पीपुल ही वोट कर सकते थे। तो ये आपका पहला जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटकर शासन करने का पॉलिसी स्टार्ट किया अंग्रेजों ने 1909 ईस्वी में। फिर आते हैं नेक्स्ट हम लोग 1919 ईस्वी में जो एक नया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें इसको हम लोग मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। ये बोला जा रहा है कि इंडिया में जो शासन और नियम कानून आ रहे हैं वो इंडियन पीपुल के हित के लिए लाया जा रहा है, उनके जीवन स्तर के सुधार के लिए लाया जा रहा है। लेकिन वैसा कुछ रियलिटी में था नहीं, ये अब शो ऑफ करते थे कि ये इंडियन पीपुल के लिए लाया जा रहा है। तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसको बोला जाता है। मॉन्टेगो क्या था, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स जो सेंटर पावर का जो सेंट्रलाइजेशन किया गया था उसको फिर से डिसेंट्रलाइज किया गया। और इसमें सब्जेक्ट्स को बांटा गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को बांट दिया गया कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश का, वो किस सब्जेक्ट को हैंडल करेगी, और प्रोविंशियल मीन्स राज्य का जो सब्जेक्ट है वो राज्य के गवर्नर हैंडल करेंगे, और सेंट्रल सब्जेक्ट को वायसराय ऑफ इंडिया हैंडल करेगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन आपको स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी दो पार्ट में बांट दिया गया, इसमें ट्रांसफर और रिजर्व, दो सब्जेक्ट। इसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट में आपको ये आपका ये किसके द्वारा चलाया जाएगा, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। ये गवर्नर एक्चुअली स्टेट में काम कर रहे थे, लेकिन इंडिया लेवल पे वायसराय काम कर रहे थे। तो ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट ये आपको एडमिनिस्टर किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, मीन्स गवर्नर इसको हैंडल करेंगे दोनों सब्जेक्ट को। लेकिन ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेकिन जो कि रिजर्व सब्जेक्ट है गवर्नर के अधीन, वो नॉट रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, समझे। इसी दो सब्जेक्ट को डायरकी भी बोला जाता है, ये आपका वर्ड पूछा जा सकता है। फिर आते हैं बाइकैमरलिज्म। इस एक्ट में बाइकैमरलिज्म लाया गया फर्स्ट टाइम। बाइकैमरलिज्म होता है कि जो पार्लियामेंट था उस टाइम, वो दो पार्ट में से डिवाइड कर दिया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो अपर हाउस
को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि अभी के टाइम में राज्यसभा है, और लोअर हाउस बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि अभी लोकसभा है। तो ये सारा नियम कानून हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि एट प्रेजेंट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहीं से उठाया गया था मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये आपका बाइकैमरिज्म में ही पढ़ा गया। अपर हाउस और लोअर हाउस का गठन किया गया है। अपर हाउस राज्यसभा की तरह है, उस समय भी था, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली जो अभी लोकसभा है। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन लाया गया इस समय इन दोनों हाउस के मेंबर्स को सिलेक्शन के लिए। डायरेक्ट इलेक्शन, ये डायरेक्ट इलेक्शन में सारे लोग एक्चुअल में वोटिंग नहीं करते थे। डायरेक्ट इलेक्शन का ऐसा मतलब नहीं कि जितने भी इंडियन सिटीजन है सारे लोग वोटिंग, उस वोटिंग का राइट सिर्फ वही लोगों के था जिनके पास संपत्ति थी और पढ़े लिखे थे। तो ये आपका वोटिंग उस समय इस हिसाब से होता था। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इसका। हाँ दोस्तों, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इसके। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इसमें वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स जो है इंडियन आपको फिक्स किया गया कि जो 3 मेंबर रहेंगे 6 मेंबर्स में से, उसमें 3 आपको इंडियंस रखेंगे। तो उससे ये होता था कि कोई भी काम करना आसान हो गया इन लोगों के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी काउंसिल है, कार्यकारी परिषद बोला जाता है। इसमें लोकल लेवल पे काम करना काफी आसान हो जाता था भारतीयों की मदद से। तो सभी लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता, पढ़े लिखे हो या फिर उनके पास संपत्ति हो तो उन्हीं को शामिल किया जाता था वायसराय कार्यकारी परिषद में। फिर ये आपका नेक्स्ट आपका क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एक्सटेंड कर दिया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। मॉर्ले मिंटो में क्या किया, सिर्फ मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का व्यवस्था किया गया था। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का व्यवस्था सिख के लिए भी कर दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन के लिए भी कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस के भी कर दिया गया और यूरोपियंस के लिए भी कर दिया गया। मीन्स कम्युनलिज्म को और बढ़ा दिया गया। मीन्स धर्म के नाम पे लोगों को और डिफरेंट भागों में बांट दिया गया ताकि लोग आपस में फाइट करें और इनका काम बनते जाए। फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये आपका इस एक्ट के तहत लाया गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाएगी। तो और फाइनली ये 1926 ईस्वी में आपको ये सेंट्रल पब्लिक कमीशन का स्थापना हुआ। इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है सेपरेट बजट फॉर प्रोविंसेस एंड सेंटर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बजट को भी सेपरेट कर दिया गया। जो राज्य के लिए बजट है वो अलग रहेगा और सेंटर के लिए बजट है वो अलग रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंस है। 1919 ईस्वी का जो इंडियन एक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका रिफ्लेक्शन आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आपको 13 दिसंबर को होने वाला है, तो आप सभी लोग आई थिंक प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ लक्ष्मीकांत से। आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही सिर्फ डील कर रहा हूँ। तो ये आपका खत्म हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। इसको एक बार थ्रू आउट देख लीजिए कम समय में। धन्यवाद।